हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि अखबार में केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी भी आने वाली हैं और जो कि फॉर्म दिसंबर 2025 में भरे जाएंगे और फरवरी 2026 में आपके सीटीईटी के पेपर हैं। यदि पेपर की डेट बढ़ती है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, वरना इस साल जो 2026 में सीटीटी के पेपर पहली बार देंगे वह दिसंबर 2025 में जो केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी आ रही है वह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो पहले से क्वालिफाई हैं केवल वही लोग ही फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम सीटीईटी में जो टॉपिक पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। यह 2016 में पारित किया गया था। अब देखिए इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया। भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को कन्वेंशन की पुष्टि की। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को कन्वेंशन के साथ भारत के कानूनों को संरेखित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 17 अध्याय और 102 धाराएं शामिल हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अंतिम खंड में आमतौर पर निरसन भाग होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पिछला कानून जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के साथ असंगत है अब प्रभाव में नहीं होगा। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है हम वह पढ़ेंगे। तो देखिए, यह अध्याय कानून में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है ताकि इसे दिया जा सके अर्थ जो इसके सामान्य रोजमर्रा के अर्थ से भिन्न है। ये परिभाषाएं एक अवधारणा को समाहित करती हैं ताकि हर बार इसका संदर्भ देने पर इसे दोहराना ना पड़े। यह अस्पष्टता को समाप्त करता है और कानून के इरादे को समझने में क्या करता है, मदद करता है। अध्याय उचित आवास, सार्वभौमिक डिजाइन, सार्वजनिक जैसे शब्दों की व्याख्या करता है। भवन प्रमाणन प्राधिकरण, बेंचमार्क, विकलांगता वाले व्यक्ति का उच्च समर्थन, आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताता है। अब इसके अधिकार और हक क्या हैं विकलांग व्यक्तियों के बारे में हम वह पढ़ेंगे। देखिए, यह अध्याय उन अधिकारों की व्याख्या करता है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत पाने के हकदार हैं। प्रारंभ में यह व्यक्तियों के समानता और गैर भेदभाव के अधिकार का समर्थन करता है। विकलांग जो उचित आवास के साथ अधिक प्रभावी हो सकते हैं। विकलांग महिलाएं और बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं, इस प्रकार उन्हें एक विशेष उल्लेख मिलता है और अधिनियम स्थापित करता है कि उन्हें दूसरों के साथ समान अधिकार प्राप्त होंगे। परिवार एक पूरे समुदाय की मूल इकाई होने के नाते विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ और समुदाय के भीतर रहने का अधिकार है। उन्हें क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है, जिसमें हिंसा भी शामिल है। यदि आप विकलांग व्यक्तियों के साथ हिंसा करते पाए जाते हैं या उन्हें गलत बोलते पाए जाते हैं तो कानूनी प्रावधान है दंड का। विकलांग व्यक्तियों को दूसरे के हस्तक्षेप के बिना एक सूचित और स्वस्थ प्रजनन जीवन जीने का अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण अधिकार कानून की नजर में एक कानूनी व्यक्ति के रूप में देखा जाना है, जिससे विकलांग व्यक्ति को अपना बैंक खाता और अपनी संपत्ति रखने की अनुमति मिलती है। अधिनियम में उन विकलांग व्यक्तियों के लिए सीमित संरक्षता का भी प्रावधान है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और देखिए अब क्या क्या अधिकार उनके। समानता और गैर भेदभाव, विकलांग महिलाएं और बच्चे, सामुदायिक जीवन, क्रूरता व अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा यह इनके अधिकार हैं। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा,
साथ ही सुरक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी शामिल है। घर और परिवार भी उनका होगा। प्रजनन अधिकारी, रिप्रोडक्टिव राइट्स भी हैं। मतदान में सुगमता यानी इजी टू वोटिंग है। अब देखिए, न्याय तक पहुंच भी शामिल है। कानूनी क्षमता भी शामिल है, लीगल कैपेसिटी भी उनको मिलेगी। संरक्षता का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ गार्डियनशिप भी है। समर्थन के लिए अधिकारियों का पदनाम यानी डिजाइनेशन ऑफ ऑफिसर टू सपोर्ट, जो उन्हें मदद मिलेगी उनके लिए अधिकारों की नियुक्ति का भी उनको अधिकार। अब एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, समानता और गैर भेदभाव, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सुनिश्चित करें कि विकलांग व्यक्ति समानता के अधिकार, सम्मान के साथ जीवन और दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता के लिए सम्मान का आनंद लेते हैं। उपयुक्त वातावरण प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को केवल अक्षमता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों को अत्याचार, क्रूर और अमानवीय अपमानजनक व्यवहार से बचाने के लिए भी कानून का प्रावधान है। विकलांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान सुरक्षा प्राप्त होगी। सुरक्षा, प्रोटेक्शन और सेफ्टी क्या होगी? देखिए, विकलांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान सुरक्षा, साथ में उनको सुरक्षा भी प्राप्त होगी। घर और परिवार, होम और फैमिली, अक्षमता के आधार पर किसी भी विकलांग बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता सिवाय सक्षम न्यायालय के आदेश के। यदि आवश्यक हो तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में जो फैसला होगा वह दिया जाएगा। अब है रिप्रोडक्टिव राइट्स, उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों की प्रजनन और परिवार नियोजन के संबंध में उचित जानकारी तक पहुंच हो, यानी उनको इस प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होंगे। अब देखिए, निःशक्तता से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी चिकित्सीय प्रक्रिया के अधीन नहीं होना चाहिए जो बांझपन की ओर ले जाए। उनकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना उनको यह अधिकार भी प्राप्त। देखिए, कानूनी क्षमता उनको क्या प्राप्त है, लीगल कैपेसिटी उनको क्या मिलेगी? उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को दूसरे के साथ समान रूप से चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व या उत्तराधिकार प्राप्त करने, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने, बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय ऋण के अन्य रूपों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। अब देखिए, उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं में दूसरों के साथ समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद लें। उन्हें हर जगह कानून के सक्षम किसी अन्य व्यक्ति के समान मान्यता का अधिकार हो। जब किसी विशेष वित्तीय संपत्ति या अन्य आर्थिक लेन देन में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति के बीच हितों का टकराव उत्पन्न होता है तो क्या होगा? उनको उसमें भी सहायता मिलेगी। तो ऐसे सहायक व्यक्ति उस लेन देन में विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से दूर रहेंगे, बशर्ते कि केवल इस आधार पर हितों के टकराव की धारणा नहीं होगी कि समर्थन करने वाला व्यक्ति विकलांग व्यक्ति से रक्त, आत्मीयता या गोद लेने से संबंधित है। विकलांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था को बदल सकता है, संशोधित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, किसी अन्य का समर्थन मांग सकता है, बशर्ते इस तरह के परिवर्तन, संशोधन, विखंडन संभावित प्रकृति के होंगे और विकलांग व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त समर्थन व्यवस्था के साथ किए गए किसी भी तीसरे पक्ष के लेन देन को रद्द नहीं करेंगे। विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का सम्मान भी करेगा। अब शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त है और वह इनका उपयोग कैसे करेगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय विशेष रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करता है। यह उन उपायों का प्रावधान करता है जो समावेशी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक
अवश्य लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय प्रदान करता है कि मानवीय, वित्तीय और अन्य संसाधनों के समर्थन से समावेशी शिक्षा की प्रणाली को स्थायी रूप से चलाया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें। इस दिशा में उन्हें क्या क्या अधिकार मिलेंगे? देखो, उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना और दूसरों के साथ समान रूप से खेल और मनोरंजन गतिविधियों के लिए शिक्षा और अवसर प्रदान करना, भवन परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाना, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करना भी इसमें शामिल होगा। साथ ही में पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप अकादमिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने वाले वातावरण में व्यक्तिगत अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करें। यह सुनिश्चित करना कि अंधे और बहरे या दोनों व्यक्तियों को सबसे उपयुक्त भाषाओं और संचार के तरीकों और साधनों में शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों में जल्द से जल्द विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं का पता लगाना, उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक व अन्य उपाय करना, अक्षमता वाले प्रत्येक छात्र के संबंध में शिक्षा प्राप्ति के स्तर, शिक्षा की पूर्णता के संदर्भ में भागीदारी और प्रगति की निगरानी करना भी शामिल है। विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करना, विकलांग बच्चों के परिचारकों का उच्च समर्थन की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, समावेशी को बढ़ावा देने और सुविधा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपाय समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। अब क्या क्या उपाय करेंगे हम ये देखेंगे। हर 5 साल में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए विकलांग बच्चों की पहचान करना, उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाना, उन्हें किस हद तक पूरा किया जा रहा है, बशर्ते कि पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, साथ ही में शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करने के लिए विकलांग शिक्षकों सहित जो सांकेतिक भाषा और बेल में योग्य ऐसे शिक्षक भी हैं जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हैं। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना भी शामिल है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधन केंद्र स्थापित करना भी शामिल है। भाषण, संचार और भाषा विकलांग व्यक्तियों की दैनिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के भाषण के उपयोग को पूरा करने के लिए संचार के साधनों, स्वरूपों, बेल और सांकेतिक भाषा सहित उपयुक्त संवर्धित वैकल्पिक तरीकों को उपयोग को बढ़ावा देना, उन्हें सक्षम बनाना, भाग लें और अपने समुदाय और समाज में योगदान दें। बेंचमार्क, विकलांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करना। बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों को उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है। विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करना, जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, लेखक लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों में छूट दी जाएगी। सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल होगा। साथ ही में कोई अन्य उपाय जो आवश्यक हो वह भी किए जाएंगे जो विकलांग व्यक्ति होगा। अब देखिए, कौशल विकास और रोजगार के लिए क्या नियम रहेंगे, क्या क्या उपाय किए जाएंगे विकलांग छात्रों के लिए और व्यक्ति के लिए, अब हम वो देखते हैं। यह अध्याय विकलांग व्यक्तियों के कौशल और रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या करता है, जैसे विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का ऋण प्रशिक्षण और विपणन प्रदान करना, यानी उन्हें ऋण मुक्त किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनका विज्ञापन भी किया जाएगा। यह विकलांगता के आधार पर रोजगार में किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, भले ही सेवा के दौरान विकलांगता हो गई हो। यानी विकलांग व्यक्तियों के साथ
भेदभाव नहीं किया जाएगा रोजगार के क्षेत्र में। यह उन विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करता है जो किसी कर्मचारी के विकलांग होने पर उठाए जा सकते हैं सेवा में। सरकारी प्रतिष्ठानों को अपने कार्यस्थलों को सुलभ बनाने की आवश्यकता या विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करके किया जाना है। साथ ही में और क्या रहेगा, यह विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं प्रावधानों पर सभी जानकारी के साथ समान अवसर नीति बनाने का प्रावधान करता है। इसमें विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या, उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे रिकॉर्ड के रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। और क्या है, यह एक शिकायत निवारण की नियुक्ति के लिए भी प्रदान करता है। देखिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के उन्हें तरीके दिए जाएंगे, मौके दिए जाएंगे। रोजगार में भेदभाव न करना, रोजगार में उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान अवसर की नीति, अभिलेखों का रखरखाव और शिकायत निवारण और अधिकारी की नियुक्ति, यानी कि उन्हें कोई शिकायत होगी तो उनका भी निदान किया जाएगा। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन के लिए उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो देखिए, इस अध्याय में देखभालकर्ता भत्ता, पेंशन, सहायता और उपकरण जैसी सुविधाओं सहित विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह उन उपायों को निर्धारित करता है जिन्हें सरकार को विकलांगता की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपनाना चाहिए। यह विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर प्रकाश डालता है। अध्याय विकलांग व्यक्तियों के बीच कला, संस्कृति, मनोरंजन और खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है। RPWD में 2016 में उनको क्या-क्या उनको दिए गए हैं, नियम कानून दिए गए हैं, उनको क्या सेवाएं दी जाएंगी, यह सब हम पढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी, बीमा योजनाएं दिए जाएंगे, पुनर्वास दिया जाएगा, अनुसंधान और विकास करने का मौका दिया जाएगा, संस्कृति और मनोरंजन का मौका दिया जाएगा और खेल गतिविधियों में भी उनको मौका दिया जाएगा। जैसे पैरा ओलंपिक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी इसका एक अच्छा उदाहरण जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विथ अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबल होंगे उनके लिए क्या क्या चीजें और दी जाएंगी। देखिए, मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह अध्याय मतलब RPWD एक्ट 2016 में बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए विशेष प्रावधानों पर केंद्रित है। बेंचमार्क विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार देगा। उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों के लिए संस्थानों में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित की जानी है। यह अध्याय यह भी बताता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को कैसे भरा जाना है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रतिष्ठानों को रिटर्न फाइल करना होता है। बेंचमार्क विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। अब देखिए, उच्च संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के लिए पदों की पहचान की जाएगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में नियोजकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेष रोजगार कार्यालय उनको खोलने की परमिशन दी जाएगी या वहां पर सहायता भी ले सकते हैं। विशेष योजना और विकास कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाए जाएंगे। अब देखिए, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ अ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी जो बच्चों को समस्या है, विकलांग बच्चे, उनके लिए मुफ्त शिक्षा के क्या क्या नियम दिए गए हैं। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का 35वां ये क्या है, उनके आर्टिकल रहते हैं, जो उसमें 35वां अध्याय होगा। में निहित किसी भी बात के बावजूद 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चों को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा या किसी विशेष स्कूल में उसकी पसंद का उसको शिक्षा, जो उसे संस्था पसंद है वहां भी उसको शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में उसको क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा। उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च
शिक्षा संस्थान 5% से कम नहीं आरक्षित करें, यानी उनको 5% तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें भी वहां पर आरक्षित रहेंगी। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, यानी उनको अपने उम्र के में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अब उनको क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम 4% की नियुक्ति करेगी। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग की ताकत में कुल रिक्तियों की संख्या जिनमें से 1% प्रत्येक खंड में होगी। प्रत्येक खंड का ABC और 1% के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। क्लॉज D और E के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा। अब इसमें और क्या देखिए, अर्थात इसमें क्या होगा, अंधापन, बेंच ए में क्या अंधापन और कम दृष्टि वाले होंगे। बेंच बी में बधिर और कम सुनने वाले होंगे। बेंच सी में लोकोमोटर विकलांगता जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्राफी शामिल होगा। क्लॉक डी ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी वाले लोग इसमें शामिल रहेंगी। अब क्लॉज ई में क्या होगा, प्रत्येक विकलांग के लिए चिन्हित पदों में बाधिर अंधता सहित खंड ई से डी के तहत व्यक्तियों के बीच बहुविकलांगता, यानी जिन बच्चों को और जिन लोगों को और भी विकलांगता उनको इसमें मौके दिए जाएंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, जहां किसी भर्ती वर्ष में किसी उपयुक्त व्यक्ति की बेंचमार्क विकलांगता किसी अन्य पर्याप्त कारणों से अनुपलब्धता के कारण कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती, ऐसे रिक्त को बाद की भर्ती वर्षों में आगे बढ़ाया जाएगा। और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता के साथ उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसे 5 श्रेणियों के बीच अदला बदली करके भरा जा सकता है। जब उस वर्ष पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा और एक विकलांग व्यक्ति के अलावा, ठीक है। उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान किए गए, यानी जो बच्चे विकलांग हैं या जो बच्चे विकलांगता उनको है तो उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, यह अध्याय उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके द्वारा बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति जिन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है वे इस तरह के समर्थन की मांग करने वाले प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकते हैं। यह अध्याय बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है और उन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता देता नहीं, बहुत सारी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उच्च समर्थन वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाएंगे। अब उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या होंगी सरकार के लिए। देखिए, इस अध्याय में इस अधिनियम के तहत सरकार की विशिष्ट जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है, यानी सरकार जो रहेगी विशिष्ट नियम बनाएगी, विशिष्ट पदों को भरेगी विकलांग व्यक्तियों के द्वारा। अधिनियम में प्रावधान है कि सरकार को विकलांग व्यक्तियों के मुद्दे के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलानी चाहिए और संवेदनशील बनाना चाहिए। सरकार को भौतिक वातावरण, परिवहन और संचार के लिए पहुंच के मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व है, जिसका उपयोग विविध आवश्यकताओं वाले लोग कर सकते हैं। न केवल नए प्रतिष्ठान बल्कि पुराने को भी अधिनियम के तहत सुलभ बनाया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार को मानव संसाधन विकसित करने पर भी आवश्यकता होगी, यानी आप ऐसे लोगों को नौकरी पर रखेंगे जो इनकी विकलांगता दूर करने में, उनको ट्रेनिंग देने में सहायता करेंगे। जागरूकता का अभियान शामिल है, अभिगम्यता शामिल है कि आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको कैसे अच्छा बनाएंगे। परिवहन तक पहुंच है, उनकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच है। उपभोक्ता वस्तु, उनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता उन तक पहुंचाई जाएंगी। सुगमता मानदंडों का अनिवार्य पालन, यानी उनके लिए किन नियमों का
लाना जरूरी है जिससे लोग उनको फॉलो करें। मौजूदा बुनियादी ढांचे और परिसर को सुलभ बनाने और इस उद्देश्य के लिए कार्रवाई की समय सीमा रहेगी। सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच के लिए समय सीमा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होगा उनके लिए नियम बनाएगा, कानून बनाएगा और उन्हें लोगों के पास लाएगा जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग उनकी मदद करें, उनसे भेदभाव ना करें। सोशल ऑडिट और नियम भी निकाले जाएंगे समाज में उनके लिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों का पंजीकरण और ऐसी संस्थानों को अनुदान भी दिया जाएगा। अब इसकी क्या मुख्य विशेषताएं देखिए। यह अध्याय विकलांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए संचालित संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह उन स्थितियों की व्याख्या करता है जिनमें पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। प्रदान करने वाले प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। यह आवेदन किए जाने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित करता है और समय अवधि जिसके भीतर आवेदक प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील दायर कर सकता है। तो वह कोर्ट में क्या लगा सकता है, मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी होगा, पंजीकरण की उनको सुविधाएं दी जाएंगी। आवेदन और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया भी जाएगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रति संचरण यानी उनको रजिस्ट्री करने के लिए मौके दिए जाएंगे, उनके लिए नियम कानून आसान बनाए जाएंगे, वह अपील कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थानों का अधिनियम पर लागू नहीं होना। देखिए, केंद्र सरकार जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थान होंगे उन पर अधिनियम लागू नहीं होना भी शामिल है। पंजीकृत संस्थानों की सहायता, जो पंजीकृत संस्थाएं होंगी जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो डिसेबल हैं, उन संस्थानों की क्या होगी, उनकी सहायता भी होगी, उनको स्थापित भी किया जाएगा विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब निर्देशित विकलांगों का प्रमाणन, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। यह अध्याय विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। साथ ही में यह बताता है कि आवेदन करते समय आवश्यकताएं क्या है, कौन आवेदन कर सकता है और किसके लिए यह जरूरी है। किसी आवेदन पर कार्रवाई करते समय चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को भी रेखांकित किया गया है। जिस व्यक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया है उसके पास चिकित्सा प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। निर्देशित विकलांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश भी होंगे। प्रमाणन अधिकारियों का पदनाम भी होगा। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया होगी। प्रमाणन प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करना भी शामिल है। अब देखिए, विकलांगता पर केंद्रीय, राज्य सलाहकार बोर्ड और जिला स्तरीय समिति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह अध्याय राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और सभी राज्यों में राज्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। यह उन सभी व्यक्तियों की सूची प्रदान करता है जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर बोर्ड का हिस्सा होंगे। यह उन कार्यों का वर्णन करता है जो राज्य और केंद्रीय सलाहकार बोर्डों द्वारा दिए जाने हैं। यह उन सदस्यों के लिए सेवा और अयोग्यता के नियमों और शर्तों को भी निर्धारित करता है जो केंद्रीय और राज्य बोर्ड में होंगे। निष्पक्षता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शामिल होंगे। ए, केंद्र सरकार में विकलांग मामलों के विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष भी होंगे। सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें भी होंगे कि क्या नियम कानून होंगे जिससे लोगों को फायदा मिले। सदस्यों का द्वारा स्थानों की रिक्तियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकें भी होंगी। विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य भी शामिल होंगे। विकलांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड भी शामिल होंगे। सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें होंगी और डिसक्वालिफिकेशन भी होंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन नहीं होंगी। स्थानों पर रिक्ति होंगी, उनको भी दिखाई जाएंगी। निष्पक्षता पर राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकें होंगी। निष्पक्षता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के कृत्य यानी वह क्या नियम कानून बनाएंगे उनके बारे में भी बातचीत होगी, उनमें संशोधन होगा।
निःशक्तता संबंधी जिला स्तरीय समिति, यानी जो जिले होंगे वहां पर भी समिति होंगी। और क्या है, रिक्तियों के कार्यवाहियों का अभिविन्यान का न होना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिक्तियों से अधिक रिक्तियां भरी नहीं जाएंगी, तो रिक्तियां क्यों नहीं भरी गई हैं उस पर बातचीत होंगी। ये सब नियम कानून है। तो दोस्तों यह इसका पहला वीडियो था। अब इसका बहुत ही जल्द आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जो लगभग छोटा वीडियो होगा। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया यह भी बताएं। मैं अपने आप में क्या सुधार करूं जिससे मैं आपको और अच्छे नोट्स दे सकूं और अच्छे वीडियो दे सकूं। दोस्तों नमस्ते दोस्तों।